वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 10 है और इस लेक्चर में हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने लेक्चर 9 में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लेक्चर 9 में एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम लोग होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको एक और क्वेश्चन करा दें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। जैसा कि बाबू मैंने आपको बताया था कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तभी कहलाएगा जब वह 4 कंडीशन को फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन था कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन था कंपाउंड हकल्स रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करना चाहिए। तीसरा कंडीशन था देयर शुड बी साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग यानी कि कंपाउंड के साइकिल के अंदर कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए। और चौथा कंडीशन था कंपाउंड का शेप जो है वह प्लानर होना चाहिए यानी कि प्रत्येक कार्बन का रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। उसके बाद बाबू मैंने आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताया था। तो एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो 4 कंडीशन है, तो 3 कंडीशन जो है बाबू एरोमेटिक के लिए भी सेम है और एंटी एरोमेटिक के लिए भी सेम है। कैसे, कौन कौन कंडीशन सर? आइए। पहला कंडीशन एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, सेम कंडीशन है। दूसरा कंडीशन प्रत्येक कार्बन का रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, चाहे वह एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। दोनों कंडीशन में प्रत्येक कार्बन का रिंग में sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक दोनों के कंडीशन में कंपाउंड का जो शेप होना चाहिए वो प्लानर होना चाहिए। समझ गए? तीसरा कंडीशन देयर शुड बी साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग। एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन है कि रिंग में कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंडीशन है कि रिंग में कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए। तो देखा आपने, क्या देखा? एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड को, एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड को। एरोमेटिक के लिए प्रत्येक कार्बन का रिंग में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए यानी कि शेप प्लानर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए भी प्रत्येक कार्बन का रिंग में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए यानी शेप प्लानर होना चाहिए। एरोमेटिक के लिए साइकिल के अंदर कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइकिल के अंदर कंप्लीट रिजोनेंस होना चाहिए। चौथा कंडीशन अलग अलग है। क्या है भाई? एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करना चाहिए और एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड को 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करना चाहिए। समझ गए छोटो? तो चौथा कंडीशन केवल डिफर है और 3 कंडीशन जो एरोमेटिक का है वही एंटी एरोमेटिक का भी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कंपाउंड ना ही एरोमेटिक होगा और ना ही एंटी एरोमेटिक होगा उसे हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। क्लियर दैट? छोटे सरकार, एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग में। मैंने बताया था स्टेबिलिटी को ध्यान देना है, इससे जेई, नीट, मेंस, एडवांस बोर्ड सब जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक बाबू। यानी कि सब आपका लिखा हुआ है कॉपी में, आपको लिखने का काम नहीं है, ऐसे समझा रहे हैं हम। यानी कि बाबू सबसे ज्यादा एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक को लगभग अनस्टेबल कहा जाता है। समझ गए छोटे सरकार? तो आइए क्वेश्चन कर ले, उसके बाद हम लोग
टॉपिक डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज, और होमोलॉगस सीरीज पे आज हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। होमोलॉगस सीरीज में बहुत कुछ हम समझाएंगे आपको, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, सारा का क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑल्सो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के क्लास से एक क्वेश्चन 12th एग्जाम में 100% लड़ेगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है? तो छोटे बाबू आइए इस क्वेश्चन को देख लें। IIT-JEE 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज और आर। क्वेश्चन देख के लग रहा है कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, यानी कि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, 4 मॉलिक्यूल दे दिया है छोटे बाबू, इन प्योर फॉर्म इज और आर, एक भी ऑप्शन सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट आंसर क्वेश्चन है ये बाबू। अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इसमें से कौन सा अनस्टेबल है? सर क्या पढ़ाए हैं? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, सबसे कम एंटी एरोमेटिक। सब क्या भी ट्रिक बताए हैं कि एंटी एरोमेटिक को आप लोग अनस्टेबल मानिएगा, क्योंकि सबसे कम स्टेबल है। जब सबसे कम स्टेबल है तो उसको हम नॉन स्टेबल कहेंगे। क्लियर है? पॉइंट नोटेड। तो छोटे बाबू इस ऑप्शन को आप देखिए, इस ऑप्शन को देखा जाए साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, नहीं। कैसे? इसको देखो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 और 1 3 और 1 4। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का sp3 है, इसका भी sp3 होगा, लेकिन इसका sp2 होगा। लेकिन प्रत्येक कार्बन का sp2 होना चाहिए, तब उसका शेप जाके प्लानर होगा। तो इसका शेप तो प्लानर है नहीं, इसका मतलब यह जो है आपका नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर है? क्योंकि एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, तो क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे कम स्टेबल तो एंटी एरोमेटिक होता है, जिसको हटाइए, नॉन एरोमेटिक है ये आपका, ये छोटे आपका नॉन एरोमेटिक है। इसको देखिए, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यस। आप तो निकालना आपको आता है, आप तो बादशाह हो गए। रिजोनेंस है, यस। डबल सिंगल डबल सिंगल। पाई बॉन्ड कितना है? 2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिक होने के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 चाहिए, 10 चाहिए, 14 चाहिए, 18 चाहिए, 74 का डिफरेंस चाहिए। 2 6 10 14 18, तभी जाके हकल्स लो करेगा, एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक होने के लिए 4 चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे करता है। 8 चाहिए, 12 चाहिए, 16 चाहिए, 20 चाहिए। मुझे ये बताओ बाबू, यहां पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो एंटी एरोमेटिक होगा। ध्यान देना, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का 3 कंडीशन तो सेम है। कौन कौन? एरोमेटिक होने कंपाउंड साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक होने कंपाउंड साइक्लिक। एरोमेटिक होने के लिए प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, शेप इज द प्लानर। एंटी एरोमेटिक होने के लिए प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन, शेप इज द प्लानर। एरोमेटिक होने के लिए साइकिल के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस, एंटी एरोमेटिक होने के लिए साइकिल के अंदर कंप्लीट रेजोनेंस। 3 कंडीशन से। चौथा कंडीशन, एरोमेटिक होने के लिए हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा, और एंटी एरोमेटिक होने के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करेगा। एरोमेटिक के केस में n बराबर 0 1 2 3 4 5, और एंटी एरोमेटिक में n कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 2 3 4 5, 0 होगा तो यहां रखोगे n बराबर 0, तो 0 हो जाएगा n बाबू। क्लियर है? अब बताओ एरोमेटिक होने के लिए अगर n बराबर यहां 0 रखेंगे 2, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 10, 3 रखेंगे 14, 4 रखेंगे 18, 5 रखेंगे 22। क्लियर है? एंटी एरोमेटिक में n बराबर 1 तो 4, 2 तो 8, 3 तो 12, 4 तो 16, 5 तो 20। क्लियर है? इसका मतलब यह एंटी एरोमेटिक है,
इसको देखिए, साइक्लिक है, यस। प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस, आपको निकालने आता है। इसका भी sp2, इसका भी 2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp2। यहां देख लो 4 बॉन्ड है ना, 1 2 2 बॉन्ड है, यहां सिग्मा बॉन्ड 1 2 1 3 sp2। चलो, साइक्लिक है, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है। अब बताओ रिंग के अंदर पाई बॉन्ड क्या वो है, बोलो, 2। तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 गो, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी कि 2 6 10 14, चर्चर का डिफरेंस रहता है तो हकल शोबे करता है। 4 8 12 16, तब एंटी एरोमेटिक की बात होगी। रेजोनेंस पहले चेक कर लो। आप देखो ऑक्सीजन यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यहां पे पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, किधर जाएगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा। जब ऑक्सीजन की ओर जाएगा, छोटे सरकार जब ऐसा क्वेश्चन हो तो इसको इस प्रकार आप चेक कीजिएगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां पे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड कमजोर होता है और सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो एक पाई बॉन्ड है, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको ब्रेक कर देना, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ पे जब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक किया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन रखा, एक इलेक्ट्रॉन किसका ले लिया, कार्बन का, तो कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। अब देखो सारा चीज तो आप समझ गए, साइक्लिक है, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है। मैंने सिखाया था आपको कि कार्बन पे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, हर कंडीशन में sp2 हाइब्रिडेशन होगा। sp2 हाइब्रिडेशन है प्रत्येक कार्बन का, तो प्रत्येक कार्बन का sp2 है, साइक्लिक का 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन पाई बॉन्ड 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है ये। चौथा कंडीशन रेजोनेंस, यस, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल डबल, क्लियर दैट हो गया, यानी कि ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इसको देखो, यहां भी कर दो वही चीज, अब देखिए यहां भी पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, क्लियर है, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, तो किधर जाएगा, ऑक्सीजन की ओर, तो कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। अब देखो छोटे बाबू, साइक्लिक है, यस, प्रत्येक कार्बन का sp2, यस, प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। अब देखो रेजोनेंस है, यस, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल। पाई बॉन्ड क्या गो है, 1 2 3 गो, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो 6 हो 10 एरोमेटिक, ये एरोमेटिक होगा आपका। अब मुझे बताइए, पूछ रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इन प्योर फॉर्म इज और आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अनस्टेबल कौन होता है, जो एंटी एरोमेटिक होता है। जहां तक हम लोग जानते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक।
ठीक है छोटो। तो एंटी एरोमेटिक को लगभग हम लोग अनस्टेबल लेकर के चलेंगे। क्या लेकर के चलेंगे? अनस्टेबल। तो आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा? बी एंड सी। मजा आया? आप इसे लिख लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज, लेकिन उसके पहले हम आपको होमवर्क देंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज को। लिख लो छोटो। आइए, आपका होमवर्क है। सबसे पहले इसको आप देख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। होमवर्क टॉपिक है आपका एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये तीनों टॉपिक से आपको हम क्वेश्चन आज दे रहे हैं। आप जाइएगा क्वेश्चन बैंक में, और चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। आईटी एडवांस के क्वेश्चन बैंक में 1999 2012 में 2 क्वेश्चन एरोमेटिक का पूछा गया है। नीट के बच्चे ध्यान देंगे, नीट के क्वेश्चन बैंक में 1990 1996 का क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाइएगा, क्वेश्चन बैंक के कौन सा चैप्टर? हाइड्रोकार्बन में। आईटी एडवांस 2017 में डीजेट टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा उसको। और नीट 2013 में 2 क्वेश्चन है, 2015 में 1 क्वेश्चन है। आप इसको बनाइएगा। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। सबसे पहली बात आपको ये समझना है बाबू, होमोलोगस होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब परिवार, फैमिली, जिसे आप परिवार कहते हो। होमो का मतलब सेम, फैमिली का मतलब परिवार, यानी सेम फैमिली। समझ गए? यानी कि वैसा सीरीज जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करता हो, उस सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहेंगे। सीरीज तो आप समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं छोटे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी का स्टडी कर पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो होमोलोगस सीरीज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि होमोलोगस वर्ड पहले आप समझिए। होमोलोगस का मीनिंग होता है, होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब फैमिली, सेम फैमिली का मेंबर। जैसे कि अल्केन फैमिली है आपका, अल्कीन फैमिली है, अल्काइन फैमिली है, अल्काइल हैलाइड फैमिली है, एल्कोहल फैमिली है, ईथर फैमिली है, अल्डिहाइड फैमिली है, कीटोन फैमिली है, एसिड फैमिली है, चलते जाएगा। जितने सारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे सारे अलग अलग फैमिली से आएंगे। अल्केन अलग से होगा, अल्कीन अलग होगा, अल्काइन अलग फैमिली का मेंबर होगा। तो होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स परिवार। होमोलोगस सीरीज यानी वैसा सीरीज जिसमें सेम फैमिली के मेंबर हो, यानी कि एक सीरीज है इसमें केवल अल्केन है तो वह अल्केन फैमिली का कहलाएगा, अल्कीन है अल्कीन फैमिली का कहलाएगा, अल्काइन है अल्काइन फैमिली का कहलाएगा। तो होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब परिवार, सेम परिवार के लोग। होमोलोगस सीरीज वैसा सीरीज जिसमें सेम परिवार के लोग हो, जिसमें सेम फैमिली के मेंबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज। आप देखिएगा कि जब भी होमोलोगस सीरीज की बात आएगी तो जितने सारे मेंबर्स होंगे सारे एक फैमिली से बिलोंग करेंगे। अगर अल्केन का होमोलोगस सीरीज की बात हो तो पहला मेंबर मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन, पेंटेन। अल्कीन का हो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। अल्काइन फैमिली का होमोलोगस मेंबर हो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। क्लियर है? समझ गए? तो आइए छोटे बाबू,
होमोलोगस का मीनिंग तो आप समझ गए, होमो का मतलब सेम, लोगस मींस परिवार, सेम परिवार के लोग, सेम फैमिली के लोग। अब बच्चे हमसे कहेंगे कि सर सेम फैमिली का मतलब, अरे अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन फैमिली, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल आया अल्काइन, OH ग्रुप लगा है अल्कोहल, CHO ग्रुप लगा है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा है कीटोन। यानी कि सेम फैमिली का मतलब छोटे एक ट्रिक है, सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी एक ही फंक्शनल ग्रुप का सारा मेंबर है, सेम फैमिली का कहलाएगा। क्लियर है, समझ गए बाबू? उसी को मैंने डिफाइन किया है, ध्यान दीजिएगा। होमोलोगस सीरीज, होमो का मतलब सेम, लोगस मींस परिवार, सेम फैमिली का सीरीज, केवल अल्केन है तो अल्केन फैमिली का सीरीज होगा, अल्कीन है तो अल्कीन फैमिली का सीरीज होगा, अल्काइन तो अल्काइन फैमिली का सीरीज होगा। ए सीरीज ऑफ सेम फैमिली दैट इज सेम फंक्शनल ग्रुप, पॉइंट नोटेड। लेकिन अल्केन आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस सब फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएगा। अल्केन आपका फंक्शनल ग्रुप के अंदर नहीं आता है, लेकिन अल्केन फैमिली होता है अल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। होमोलोगस सीरीज, ए सीरीज ऑफ सेम फैमिली, सेम फैमिली का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप बट टू सक्सेसिव मेंबर्स। सक्सेसिव मेंबर का मतलब लगातार मेंबर, जैसे कि मान लो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये अल्केन का मेंबर है। मीथेन एक कार्बन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये अल्केन फैमिली का मेंबर है। तो एक सीरीज है ये। तो इसमें ध्यान देना है कि जो लगातार मेंबर है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मीथेन होगा, 2 है तो इथेन होगा, 3 है तो प्रोपेन होगा, 4 है तो ब्यूटेन होगा, 5 है तो पेंटेन होगा। ये दो लगातार मेंबर को हम लोग सक्सेसिव मेंबर कहेंगे। मीथेन के बाद इथेन, दो लगातार मेंबर को कौन सा मेंबर कहा जाता है? सक्सेसिव मेंबर्स। सीरीज ऑफ सेम फैमिली मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप बट टू सक्सेसिव मेंबर्स, लगातार मेंबर्स आर डिफर बाय कितना? CH2 ग्रुप। इधर आओ, ये मीथेन और इथेन को देखा जाए, यहां पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है CH2 का? कैसे? सो देखो, यहां कार्बन 1, एक कार्बन जोड़ दो, एक और एक, 2 कार्बन, हाइड्रोजन 4, 4 और 2 6। यहां भी डिफरेंस कितना है CH2 का? कैसे? देखो, 2 कार्बन है, एक कार्बन ये जोड़ दो, 2 1 3, 6 2 हाइड्रोजन 8। यहाँ कितना डिफरेंस है CH2 का? कैसे? कार्बन 3 है, 3 और 1 4, 8 है 2 10। यहाँ कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 का? कैसे? कार्बन 4, एक कार्बन यहाँ जोड़, 4 1 5, हाइड्रोजन 10 और 2 12। यानी कि दो मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा CH2 का? इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। सक्सेसिव मेंबर का मतलब छोटे लगातार मेंबर। तो क्या डेफिनेशन है? ए सीरीज ऑफ सेम फैमिली दैट इज सेम फंक्शनल ग्रुप बट टू सक्सेसिव मेंबर, लगातार मेंबर डिफर बाय कितना? CH2 ग्रुप इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। समझ गए छोटू? कोई दिक्कत? एनी डाउट्स? एग्जाम्पल ले लें। अगर दी हम अल्केन फैमिली की बात करें, अल्केन फैमिली की बात हम कर रहे हैं छोटे, ध्यान दीजिएगा। तो अल्केन का पहला मेंबर मीथेन CH4, दूसरा C2H6 इथेन, तीसरा ये चलते जाएगा छोटे। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए कितना का है? CH2 का है। कैसे देख सकते हो आप? कार्बन 1 है, यहां कार्बन 2 है, अगर CH2 इसमें जोड़ दिया जाए C2H6, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? CH2 ग्रुप का है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? CH2 ग्रुप का भी हमने समझाया।
ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 ग्रुप का है। समझ गए, क्लियर दैट। तो ये आपका अल्केन का मैंने लिया, इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए, फिर हम लोग और एग्जांपल लेते हैं। आइए छोटू और एग्जांपल हम लोग ले लें। अल्कीन फैमिली का ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्कीन का पहला मेंबर C2H4, दूसरा मेंबर C3H6, तीसरा C4H8, चौथा C5H10, पांचवा मेंबर C6H12, ये चलते जाएगा। ध्यान देना, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहां पे n आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6। अगर एक रखेंगे यहां पर हम लोग तो CH4 आ जाएगा, दो रखेंगे C2H6 होगा, तीन रखेंगे C3H8 आएगा, चार रखेंगे C4H10 आएगा, पांच रखेंगे C5H12 आएगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा फर्स्ट एग्जांपल में। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम तो होगा, लेकिन n बराबर कभी भी 1 नहीं होगा, हम पढ़ा चुके हैं। n बराबर जब भी होगा तो 1 से के बाद होगा, यानी कि 2 3 4 5 6 दैट, यानी कि अल्कीन अल्काइन में नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा। तो पहला मेंबर यहां 2 रखो तो C2H4, 3 रखो C3H6, 4 रखो C4H8, 5 रखो C5H10, 6 रखो C6H12, 7 रखो C7H14, चलते जाए, क्लियर दैट। तो लगातार मेंबर को हम लोग सक्सेसिव मेंबर कहते हैं। तभी मैंने कहा बाबू आपसे होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब परिवार, फैमिली, यानी सेम फैमिली का मेंबर। फैमिली का मतलब अल्केन फैमिली, अल्कीन फैमिली, अल्काइन, अल्कोहल, फिनॉल, अल्डिहाइड, कीटोन, सारा फंक्शनल ग्रुप की बात आएगा। क्लियर है, समझ गए। अब यहां पे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा छोटे बाबू, यहां पे दो सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, CH2 कैसे, सो देखो कार्बन 2 है C2H4, तो CH2 इसमें जोड़ दो तो C3H6, कितना डिफरेंस है CH2, कितना डिफरेंस है CH2, कितना डिफरेंस है CH2। तो अभी आपने कहा ए सीरीज ऑफ सेम फैमिली दैट इज सेम फंक्शनल ग्रुप बट टू सक्सेसिव मेंबर, लगातार मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 को मैंने ऐसे लिखा था आपको समझाने के लिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 बॉन्ड खाली है, कोई यहाँ पे अटैच होगा, क्लियर है, इसलिए 2 लाइन, 2 माइनस नहीं समझना है, 2 बॉन्ड खाली है कार्बन का, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 यहाँ हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड खाली है, ये आराम से बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए CH2 ग्रुप इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर है, समझ गए छोटो। यहाँ पे 2 बॉन्ड खाली है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन में 2 बॉन्ड खाली है, समझ गए। अगर दी हम अल्काइन का ले लें, अल्काइन फैमिली की बात करें, अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहां भी n नॉट इक्वल टू 1 होगा। अल्किन अल्काइन के केस में n जब भी स्टार्ट होगा 2 से, n बराबर 2 3 4 5 6 दैट। तो पहला मेंबर की बात करें, n बराबर यहां पे 2 रख दो, C2, 4 में से 2 गया C2H2। दूसरा मेंबर की बात करें, n बराबर 3 रखो, C3H4, 6 में 2 गया 4। तीसरा मेंबर की बात करें, n बराबर 4 रख दो, C4H6। चौथा मेंबर की बात करें, n बराबर 5 रख दो, तो C5H8। पांचवा मेंबर की बात करें, n बराबर 6 रख दो, C6H10, चलते जाएगा। अब हमारे बच्चे बताएंगे
ये जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच? CH2 ग्रुप का कितना डिफरेंस है? CH2 का कितना डिफरेंस है? CH2 का कितना डिफरेंस है? CH2 का, समझ गए छोड़ो? कैसे सो देखो, इसमें CH2 जोड़ो, C3H4, ठीक है, इसमें CH2 जोड़ो, C4H6, इसमें CH2 जोड़ो, C5H8, इसमें CH2 जोड़ो, C6H10 etc। समझ गए? चलो एक एल्कोहल फैमिली का ले लेते हैं आपके लिए, एक एल्कोहल फैमिली का ले रहे हैं। सबसे पहले देखो मैंने पढ़ाया था, जैसे कि मीथेन है, एक हाइड्रोजन निकालो, एक OH जोड़ दो, मेथेनॉल फर्स्ट मेंबर कहलाएगा एल्कोहल फैमिली का। क्लियर दैट? तो CH3OH मिथेनॉल, अगला मेंबर C2H5OH, अगला मेंबर C3H7OH, अगला मेंबर C4H9OH, ये चलते जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कितना का है छोटे? CH2, ये दोनों का डिफरेंस कितना का है? CH2, इसका डिफरेंस कितना का है? CH2। अब देखो इसमें CH2 जोड़ो, दो जोड़ो CH2, तो C2H5OH तो सब में रहेगा, इसमें जोड़ो C3H7, इसमें जोड़ो C4H9OH। समझ गए? जैसा कि आप जानते हैं छोटे, ये मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इससे एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH जोड़ दिया तो CH3OH बन गया, एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH जोड़ा तो C2H5OH बन गया। सब आपको आना चाहिए। एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH जोड़ दिया तो C3H7OH, एक हाइड्रोजन निकाला, एक OH जोड़ दिया तो C4H9OH। समझ गए छोटू? तो अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर मिथाइल ग्रुप से स्टार्ट होगा। मिथाइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो CH2 का डिफरेंस होगा, तो यह कहलाएगा होमोलोगस रीज का मेंबर। लास्ट बार समझ लो, होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब परिवार, सेम परिवार का, सेम परिवार का, सेम फैमिली का लोग, यानी कि होमोलोगस सीरीज, यानी कि सेम फैमिली का सीरीज। सेम फैमिली का मतलब अल्केन का फैमिली, अल्कीन का फैमिली, अल्काइन का फैमिली, एल्कोहल का फैमिली, ईथर का फैमिली, अल्डिहाइड का फैमिली, कीटोन का फैमिली। तो डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा? ए सीरीज ऑफ सेम फैमिली का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप बट टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय किससे? CH2 ग्रुप। समझ गए छोटू? दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। आप इसको लिखिए। अब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए छोटू, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, IIT मेंस, एडवांस और 12th बोर्ड के एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से पढ़िएगा। आज के क्लास से आप सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे। क्लियर दैट? तो ध्यान दीजिएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, पॉइंट नंबर फर्स्ट, टू सक्सेसिव मेंबर, यानी दो लगातार मेंबर आर डिफर बाय CH2 ग्रुप, ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग, या 14 मॉलिक्यूलर मास, यस CH2, कार्बन एक है, कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, प्लस हाइड्रोजन 2 है, एटॉमिक मास 1 होता है, तो 12 2 14 यानी 14। तो जो दो लगातार मेंबर का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना होगा? 14 का होगा। क्लियर है? हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने जब एग्जांपल लिया था अल्केन फैमिली का, अल्कीन फैमिली का, अल्काइन फैमिली का, अल्कोहल फैमिली का, एग्जांपल तो बहुत हो सकता है यार, लेकिन 2-3 लेकर के मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि जो दो लगातार मेंबर होंगे
उनमें डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का, या आप कह सकते हो 14 मॉलिक्यूलर मास का। क्यों? CH2 ग्रुप का मॉलिक्यूलर मास 14 होता है, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन है, 12 2 14। क्लियर है? समझ गए छोटू? पॉइंट नंबर सेकंड, द वेरियस मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉगी। वेरियस मेंबर को क्या कहेंगे? जैसे कि अल्केन फैमिली की हम बात करें छोटे, ध्यान देना, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है। तो वेरियस मेंबर्स आर कॉल्ड होमोलॉगी। क्या कहेंगे उसे? होमोलॉगी। मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। यस, अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, अल्केन का फार्मूला लिखा था, अल्कीन का फार्मूला लिखा था, अल्काइन का फार्मूला लिखा था, सब मैंने आपको समझाया था। तो जितने सारे मेंबर्स होंगे एक सीरीज में, सारा का जनरल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। उसी को मैंने कहा छोटे, मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। एग्जांपल, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों का भी लेकर के हम लोग देख चुके हैं। एक बार और समझा रहे हैं आपको। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या होता है? फार्मूला CnH2n+2, जहां पे n है आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो n बराबर 1 2 3 4 5 6। अगर कि हम n बराबर 1 रखें तो क्या हो जाएगा? CH4। अगर कि n बराबर 2 रखें तो C2H6, n बराबर 3 रखें C3H8। तो बताओ, पहला मेंबर और दूसरा मेंबर में डिफरेंस कितना का है? CH2 ग्रुप का। दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर में कितना का डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। तो ये और ये होमोलोगस मेंबर कहलाएंगे, ये और ये होमोलोगस मेंबर कहलाएंगे। मैंने कहा आपसे छोटे, यानी कि होमो का मतलब सेम, लोगस का मतलब परिवार, फैमिली, सेम फैमिली का मेंबर। तो ये दोनों सक्सेसिव मेंबर है, ये दोनों सक्सेसिव मेंबर है। तो सक्सेसिव मेंबर का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना? CH2 ग्रुप का, नहीं तो 14 मॉलिक्यूलर मास भी आप कह सकते हैं। समझ गए? अब देखो, मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। मुझे बताओ, ये दोनों होमोलोगस मेंबर है कि नहीं? यस। ये दोनों होमोलोगस मेंबर है कि नहीं? यस। क्या ये तीन वो अभी आपने लिखा बाबू, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीनों का जनरल फार्मूला सेम है कि नहीं? CnH2n+2। इसी पे तीनों बना कि नहीं? इसी फार्मूला पे जब मैंने कार्बन को सेट किया, n बराबर 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो ये कंपाउंड बना कि नहीं? क्लियर दैट? यानी कि एक सीरीज में जितने सारे मेंबर्स होंगे, सारे का जनरल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। पॉइंट नंबर 4, all members in series are composed of same elements and same functional group। बिल्कुल सही, इधर आओ। यानी कि कह रहे हैं हम आपको बाबू कि एक सीरीज में जितने सारे मेंबर्स होंगे उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा और सेम एलिमेंट होगा, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब है सेम फैमिली होता है। सपोज करो, अगर कि हम ले लिए एल्कोहल फैमिली, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। मुझे बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ध्यान देना छोटू। एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल, इसमें भी एल्कोहल। ऑल मेंबर्स इन सीरीज आर कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट। एलिमेंट भी चेक कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। कितना डिफरेंस है इस दोनों में? बताओ। CH2 का, इसमें कितना डिफरेंस है? CH2 का। क्यों? CH3 है, CH2 जोड़ दो, C2H5, C2H5 है, CH2 जोड़ दो, C3H7OH। तो सब मेरा क्लियर है? समझ गए? तो जो अभी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया वो चारों आप समझ गए। अब छोटे ध्यान देना, जिसको हम डबल टिक लगाएंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डिफिनेशन तो आप समझ चुके हैं। होमो का मतलब सेम होता है, लोगस मीन्स परिवार, यानी सेम फैमिली का मेंबर को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहेंगे। यानी कि एक सीरीज में जितने सारे मेंबर्स होंगे सारे सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे।
समझ गए छोटो? तो इसको आप लिखिए और हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे, और जिसको हम टिक लगाएंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। क्लियर दैट? इसको लिखा जाए छोटे। आइए छोटू, अब हम लोग होमोलोगस सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 देखेंगे। मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। पॉइंट नोटेड, वेरी रिमार्केबल पॉइंट है ये। यानी कि एक सीरीज में जितने सारे मेंबर्स होंगे सारे का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि जितने सारे मेंबर्स हैं सारे में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। मैंने जब फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था बाबू बताओ? एन एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अगर दी मान लो एक सीरीज में 10 मेंबर है तो 10 मेंबर का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सेम होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। तो पॉइंट है मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। पॉइंट नोटेड। बट वेरी रिमार्केबल में भी आई, बट देयर इज रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में रेगुलर चेंजिंग होगा, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बीपी कहते हैं, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी ईटीसी। इससे 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पॉइंट नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 से 100% क्वेश्चन लड़ेगा। तो क्या ध्यान देना है कि एक सीरीज में जितने सारे मेंबर्स होंगे सारे का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगा। समझ गए छोटू? ऐसा क्यों सर? क्योंकि बाबू फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है। मैं ट्रिक बताता हूं, जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, डेंसिटी हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो वो जनरली या 100% आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, केवल सॉल्युबिलिटी को छोड़ करके। सॉल्युबिलिटी जो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बाबू। एक बार और देखिए, मेंबर्स ऑफ सेम सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। समझ गए? बट देयर इज रेगुलर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी ईटीसी। क्लियर है? इस लाइन को भी गौर कीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सीरीज ऑफ कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। अभी मैंने आपको बताया किस पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्यूलर वेट पे। पहला हम ले रहे हैं छोटे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। एक अल्केन को लेकर के समझा रहे हैं, अल्कीन अल्काइन सब आप देख लीजिएगा। क्लियर है? अल्केन को लेकर के समझाने ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा? फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी ईटीसी। जितना सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉल्युबिलिटी को छोड़ करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा कंपाउंड का, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन मैंने लिया। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन, एग्जांपल अल्केन का पहला मेंबर मीथेन, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, चलते जाएगा। तो मीथेन से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इथेन का होगा, उससे ज्यादा प्रोपेन, उससे ज्यादा ब्यूटेन, उससे ज्यादा पेंटेन। मॉलिक्यूलर वेट निकालने आपको आता है, कार्बन का 12, 4, 16, 24, 36, वो सब तो आप जानते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। सर आप किस बेसिस पे ये फार्मूला लाए, मुझे ये समझाइए। समझ लो छोटू, आप किस बेसिस पे फार्मूला लाए सर? हम क्यों माने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सिंपल ट्रिक है, आ जाओ।
अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को आप बारीकी से समझते हो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग केवल कंपाउंड होगा तो अल्केन होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है तो अल्कीन कहलाएगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है तो अल्काइन कहलाएगा। तो छोटे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा टाइटली पैक कौन सा होगा? ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छोटे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड अगर दी है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। डबल बॉन्ड है बॉन्ड लेंथ कम होगा। ट्रिपल बॉन्ड वो है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। आप याद कीजिएगा, मैंने पढ़ाया था आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, उससे कम डबल बॉन्ड का, सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड का। बॉन्ड लेंथ जिसका सबसे कम होगा, दो एटम के बीच की दूरी सबसे कम होगी, वो बॉन्ड टाइटली पैक होगा और उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। मुझे ये बताओ बाबू, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा सिंगल बॉन्ड का है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है? ट्रिपल बॉन्ड का। तो सबसे कम दूरी एटम के बीच किसमें होगा? ट्रिपल बॉन्ड में। सबसे ज्यादा टाइटली पैक कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सबसे ज्यादा तोड़ने में हिट किसमें लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड में। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ट्रिपल बॉन्ड, बॉइलिंग पॉइंट ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान देना, एक ट्रिक है आपके लिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ट्रिपल बॉन्ड का अधिक होगा, क्योंकि टाइटली पैक होता है। वो तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन समझ गए आप। अब आप आइए, जब एक ही फैमिली का है तब हम देखेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों तीन फैमिली का हो गया। आप लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं, एक ही फैमिली की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। सर ये क्यों होता है सर? कहां से फार्मूला आप लाए? चलिए, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में छोटे, अल्केन को लेकर के हम समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। पहला कार्बन से चौथा कार्बन तक अल्केन को लेकर पकड़ रहे हैं, पॉइंट नोटेड, अल्केन के बारे में बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। पहला कार्बन से चौथा कार्बन तक गैस होता है, जैसा कि मैंने लिखा C1 to C4 गैस। पांचवा कार्बन से 17 कार्बन तक यानी C5 से 17 लिक्विड और C18 ऑनवर्ड्स यानी 18 के बाद जितने कार्बन होंगे वो सारे सॉलिड कहलाएंगे। मुझे ये बताओ छोटू, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो 1 2 3 4 दैट, तो गैस से किधर आ रहे हो? लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। मुझे ये बताओ कि गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सॉलिड का। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का। डेंसिटी ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का। जब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा सॉलिड का, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा सॉलिड का, डेंसिटी ज्यादा सॉलिड का, मेल्टिंग पॉइंट तो आप समझते हैं, कोई सॉलिड को ले लीजिए, उसको हीट कीजिए, मेल्ट कर गया, पिघल गया, मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट तो आप समझते हैं, पहले सॉलिड हीट होगा, लिक्विड लिक्विड फिर बॉयल होगा। डेंसिटी तो आप समझते हैं, सॉलिड का डेंसिटी सबसे अधिक क्यों होता है? आप जानते हैं कि अगर हम 1 लीटर वाटर ले लें, चलो 1 केजी समझाते हैं, 1 केजी अगर हम वाटर ले लें, 1 केजी हम गैस ले लें और 1 केजी हम आयरन ले लें, लोहा ले लें, तो सबका मास तो सेम है, 1-1 केजी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेस कौन ऑक्युपाई करेगा? गैस। और किसी भी मैटर के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वॉल्यूम कहलाता है। तो जहां तक आप जानते हैं कि
डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर जी मैंने 1 kg लोहा लिया, आयरन, 1 kg वाटर, 1 kg गैस, तो मास तो फिक्स है, तो सबसे ज्यादा जगह कौन लेगा? गैस। तो ऑक्युपाई द स्पेस बाय मैटर इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो गैस अगर जी सबसे ज्यादा जगह लेगा तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? गैस का। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, क्योंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो सबसे कम डेंसिटी होगा गैस का। उसके बाद जगह कौन लेगा? लिक्विड। तो लिक्विड का वॉल्यूम गैस के वॉल्यूम से क्या होगा? कम। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा। सबसे कम डेंसिटी गैस का, गैस से ज्यादा डेंसिटी होगा लिक्विड का। और सबसे कम जगह कौन लेगा? आयरन, लोहा। सबसे कम वॉल्यूम किसका होगा? आयरन का। सबसे कम वॉल्यूम, डेंसिटी सबसे अधिक, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सॉलिड का। तो सॉलिड का सबसे अधिक डेंसिटी होगा, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैस का। तो जहां तक आप समझते हैं छोटे, कि मैंने आपको बताया कि जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे सॉलिबिलिटी को छोड़ करके सारे मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने समझाने की कोशिश किया, पहला कार्बन से चौथा कार्बन गैस है, 5वां से 17 लिक्विड है, C18 ऑनवर्ड सॉलिड है। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ते जा रहा है, हम लोग सॉलिड की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो हम लोग गैस से सॉलिड की ओर जा रहे हैं, साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा। इस वजह से हमने फार्मूला बना दिया कि जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे मॉलिक्यूलर वेट का, केवल सॉलिबिलिटी को छोड़ करके। क्योंकि छोटो, जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ते जाएगा, और कार्बन गैस से किधर चलते चले जाएगा? सॉलिड की ओर। इस वजह से सॉलिड का हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सबसे अधिक होता है। इस वजह से जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ते जाएगा। क्लियर है? इसलिए फार्मूला आ गया हम लोगों का, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। इसे लिख लो। बच्चे कहेंगे कि सर, अगर दी एक फैमिली का मेंबर है और 2 सक्सेसिव मेंबर का डिफरेंस अगर दी CH2 ग्रुप का है, तो उसे हम होमोलोगस सीरीज का मेंबर कहेंगे। उस कंडीशन में हमने ये देखा सर कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि पूरा हम समझ चुके हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, हम लोग गैस से लिक्विड की ओर जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड की ओर जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। और जैसे हम लोग गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की ओर जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन भी बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ते जाएगा। इस वजह से छोटे सरकार हम जानते हैं कि गैस से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी लिक्विड का होता है, लिक्विड से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी सॉलिड का होता है। इस वजह से हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन सर, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 अल्केन ही हो और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, तब हम किसका कम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे? या दोनों अल्कीन ही हो, दोनों अल्काइन ही हो और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, किसका कम किसका ज्यादा होगा? या दोनों अल्कोहल हो, दोनों अल्डिहाइड हो, दोनों कीटोन हो और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आइए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट हमसे सीखिए। नॉट इफ मॉलिक्यूलर वेट इज सेम, अगर ये मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाए? सेम हो जाए, then boiling point inversely proportional to the number of branching। ब्रांच आप समझते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट जिसे कहते हैं ब्रांच। जैसे कि 4 कार्बन है, यहां क्या वो ब्रांच है? भी नहीं, स्ट्रेट चेन है। ये आपका कौन सा चेन है? स्ट्रेट चेन है। अब बताओ ये कौन सा चेन है? स्ट्रेट चेन है, 5 कार्बन का है।
अगर हम बात करें इसमें कितना ब्रांच है, एक ब्रांच है। अब कितना ब्रांच है, दो ब्रांच है। अब कितना ब्रांच है, तीन ब्रांच है। क्लियर है, समझ गए। अब देखो तो, अब यहां ध्यान दो, अब कितना ब्रांच है, दो कार्बन का है लेकिन एक ही ब्रांच है, क्योंकि हमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4 किधर से कर देते, एक ही ब्रांच है। अब कितना ब्रांच है, दो ब्रांच है। अब कितना ब्रांच है, तीन ब्रांच है। अब कितना ब्रांच है, चार ब्रांच है। तो ब्रांच तो आप समझते हो। तो मैंने क्या कहा कि अगर दी मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा तब छोटे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। क्यों? सिंपल एग्जांपल समझो। आप 100 ग्राम पानी ले लो, 100 ग्राम, एक थाली लो, एक कटोरी लो, तो सरफेस एरिया ज्यादा किसका होगा, थाली का होगा। गैस के चूल्हा पे दोनों तरफ, एक तरफ थाली को चढ़ा दो, एक तरफ कटोरी को चढ़ा दो, और दोनों में हीट यानी टेम्परेचर सेम रखो। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि पहले जो है थाली वाला पानी गर्म होगा कि कटोरी वाला पानी गर्म होगा, बताओ। कटोरी वाला पानी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, छोटा है, एक ही जगह बराबर से हीट लगेगा। थाली में हीट क्या होगा, फैल जाएगा। पहले किसका पानी गर्म होगा, कटोरी वाला पानी गर्म होगा। तो मेरे कहने का मीनिंग यह है कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 2 5 2 7 3 10 C4H10। इसमें कार्बन कितना है, 4 है हाइड्रोजन, 3 यहां और एक यहां, 3 1 4 4 3 7 7 3 10 C4H10। दोनों में सेम कार्बन सेम हाइड्रोजन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा। जब मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो बच्चे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए। सर नहीं, क्योंकि अभी सर ने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। इसमें कितना ब्रांच है, एक भी। इसमें कितना ब्रांच है, एक। तो ब्रांच बढ़ेगा, ब्रांच बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। क्या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा। इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, इसे हम लोग आइसोब्यूटेन बोलेंगे। हम पढ़ाएंगे आपको नॉमेनक्लेचर में। क्लियर, समझ गए छोटो। ऐसा क्यों सर, क्या वजह है, देख लो, आ जाओ। ड्यू टू, इसका वजह है ड्यू टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। जहां तक हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि दैट इज बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे बच्चे ध्यान देंगे, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। देखो तो ज्यादा फैला हुआ है, ये कम में फैला हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। तो इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। थाली का सरफेस एरिया ज्यादा था और कटोरे का सरफेस एरिया क्या था, कम था। ये थाली वाला पानी लेट से गर्म होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कटोरे वाला पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम। एक एग्जांपल दिए, लेकिन वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे थाली में रखो या कटोरी में। एक समझाने की तरीका अब हम आपको बताए, इन्हें समझना कि थाली वाला पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से कम हो जाएगा, कटोरी वाला 100, ऐसा बात नहीं है। कहीं भी वाटर रहेगा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम समझाने की कोशिश किए कि थाली में आग चारों तरफ फैलेगा और कटोरे में एक जगह जाएगा, कटोरी वाला पानी जल्दी गर्म होगा, थाली वाला पानी लेट से गर्म होगा। जस्ट लाइक समझाने का तरीका। लेकिन आप समझिएगा, ड्यू टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली टू द सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है। क्योंकि ये ज्यादा सरफेस लिया है, कम सरफेस लिया है, इस कंडीशन में कहा जाएगा कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
तो आज छोटू हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे आगे करेक्टिस हम पढ़ाएंगे। अभी तक हम लोग 5 डिस्कस किए और आगे पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। क्लियर दैट, समझ गए? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, थैंक यू। और आप लोग मन लगा के पढ़ें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाए, फोन करके, एसएमएस करके, क्योंकि जो भी मटेरियल होगा, डीपीपी होगा, सारा व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। मेरा खुद का लिखा हुआ नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएगा आपका, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए और आपको जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और मन लगा के पढ़ें। ओके, थैंक यू।